69th नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म के लिए इनको मिला हुआ है, और डेब्यू फिल्म थी इनकी समानांतर, उसके लिए ये हमारे लिए भी बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हमारे सामने आते हैं जिनको नेशनल अवार्ड, वो भी राष्ट्रपति के हाथों, मिला हुआ होता है। आपके ही फेस्टिवल दे कांस के लिए आपका फाइनल राउंड तक इस फिल्म के लिए सिलेक्शन हुआ था। इनकी सीरीज है कौन बनेगा करोड़पति, जो कि बहुत ही सभी लोगों की, सीजन 1 आपने किया हुआ है, उसमें मास्टरमाइंड इंडिया सीजन 4 किया हुआ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मुझे लगता है इसी साल लोगों ने छोड़ा है, बाकी तो अभी तक देखते आए हुए होंगे लोग हमेशा ही, और अदालत भी बहुत फेमस था। फिल्म्स में बागी 2 और इसके आप राइटर, जिसकी 255 करोड़ इसकी हुई है आमदनी। और गांधी एकदम अपोजिट, गांधी द साइलेंट गन 2012 में। दो फिल्म इस तरह की करना अपने आप में अलग ही बात है, क्योंकि द साइलेंट गन मतलब आगे गोडसे और गांधी, विपरीत ध्रुव जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में फिर भी बातें तो होती ही हैं। और एक इधर आपकी बागी 2, उसका राइटर होना जो 255 करोड़ कमा लेती है, कैसे किया ये दोनों? नमस्कार भूपेंद्र जी, हैप्पी जी, अमरनाथ जी, अचला जी, अरुण जी एंड समीक्षा जी। ये तो क्या है कि बागी 2 वाज जस्ट अ स्क्रीन प्ले राइटिंग की थी मैंने उसमें। बाकी जो कहानियां हैं, जैसे समानांतर है या गांधी द साइलेंट गन है, इसकी कहानियां भी मैंने लिखी थी। और मेरा एज ए फिल्म मेकर यही था, जैसे अमरनाथ जी भी कह रहे थे कि कुछ ओरिजिनल नहीं होता है, बट आप जो फैक्ट्स हैं उसी में से कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा। गांधी द साइलेंट गन बेसिकली एक फिक्शनल स्टोरी है। इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन गांधी जी एंड गोडसे वन नाइट बिफोर गांधी जी असैसिनेशन। तो मेरे मन में एज अ स्टूडेंट ये हमेशा से सवाल रहा है कि एक ही इंसान, दोनों इंसान जो एक ही गीता की फिलॉसफी को फॉलो करते थे, क्या हुआ इतिहास में, ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे, मतलब दे वेंट कम्प्लीटली अपोजिट टू ईच अदर, और अपने जा करके, और उसके बाद एक ने दूसरे का जो भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से असैसिनेट किया। तो वो बहुत ही डीप है, लेकिन मैंने उसको एक 32 मिनट की फिल्म में उसको एक कंसाइज एक स्टोरी कहने की कोशिश की है। दूसरी तरफ जैसे बागी 2 है, बागी 2 इज़ अ कम्प्लीटली कमर्शियल फिल्म, जो कि एक फौजी की कहानी है और एक थ्रिलर है बेसिकली। तो उसमें मेरी स्टोरी नहीं है, वो मैंने सिर्फ स्क्रीन प्ले किया है। तो जैसे कि अभी बात चल रही थी, कई बार आप दूसरों के लिए काम करते हो, आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है और फिर उसी के हिसाब से आप उसी दायरे में रह करके वो काम करते हो। सो बेसिकली मैं बहुत दिन से फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था और अपनी कहानी कहने की कोशिश कर रहा था। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी कहानी अभी रोकते हैं, पहले हमारी कहानी को तुम पहले एक जामा पहनाओ, और फिर वो स्क्रीन प्ले राइटिंग मैंने की। लेकिन एज ए स्टोरी टेलर या एज ए आप, जब क्या होता है कि जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हो, कई बार कहा जाता है कि इन सिनेमा जो स्क्रीन प्ले राइटिंग होती है वो उसका सोल होता है, क्योंकि जो स्क्रीन पे प्ले हो रहा होता है वो आप पेपर पे लिख रहे होते हो। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में। और स्पेशली जब आप ये बागी 2 की जो कहानी थी वो बेसिकली एक तेलुगु फिल्म का वो था, उससे अडेप्ट किया गया था। तो आपको एक तो उसको हिंदी वर्जन बनाना था और उसी दायरे में रह के बनाना था। इट वाज लाइक स्विमिंग विथ वन हैंड, कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हो, यही आपकी लिमिटेशन थी। तो लोगों को लगता है कि जब आप इस तरह की कहानी, इस तरह के स्क्रीन प्ले या कहानी को अडाप्ट करते हैं तो इट्स कन्वीनियंट इन अ सर्टेन वे। बट जब आप उसको एक्लेमेटाइज करते हो अपने एनवायरनमेंट से, अपनी ज्योग्राफी से और अपने ऑडियंस जो आप, जिसको आप परोसने वाले हो ये फिल्म, उनके हिसाब से, तो डेफिनेटली एक टास्क वो भी अपने आप में चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। नाउ कमिंग टू समानांतर। समानांतर बेसिकली
कोविड के टाइम में बनी थी और सबसे चैलेंजिंग हम लोगों के लिए ये था कि वो इम्प्रॉम्प्टू फ़िल्म थी एक तरह से। ये एक पहली मैं आज 24 साल के करियर में शायद पहली ऐसी मेरी राइटिंग होगी जिसमें मुझे फीडबैक किसी से लेना नहीं पड़ा। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप दूसरे के लिए काम करते हो टेलीविज़न शोज़ या वेब या कई फ़िल्म के लिए तो बहुत बहुत सारे लोग होते हैं, क्रिएटिव माइंड्स इन्वॉल्व होते हैं और सब अपनी-अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार उसमें अलग-अलग फीडबैक देते हैं। कई बार आपको सुनना पड़ता है, कई बार आप मान भी जाते हैं। तो एक क्रिएटिव क्लैश बहुत होता है उसमें। लेकिन ये एक पहला प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने कंप्लीटली सिंस आई सेड कि ये इम्प्रॉम्प्टू था, क्योंकि कोविड का टाइम था, मैं घर गया हुआ था, मैं सोचा कि इसको हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ, 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 जारी रखिए। हाँ। जी। तो घर गया हुआ था, सोचा कि कुछ बनाना चाहिए और अपने रीजनल जो जो भाषा है एक मैथिली, मुझे लगा इस भाषा में भी यहाँ की भी कुछ कहानी कह सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा है। तो मैंने उसको 2 महीने के अंदर हमने कुछ-कुछ बनाया और बड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक कोरे पन्ने पर आप कुछ लिखते हो और एक कहानी अपने मतलब फैंटेसी ज़ोन में जाकर के विदाउट कोई बाउंडेशन एक कहानी लिखते हो। लाइक ऑथर जब वो नॉवेल लिखते हैं तो वो उनकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। सिनेमा में बहुत सारे बाउंडेशन होते हैं क्योंकि आपको फिर वो जो लिखी हुई बातें हैं उसको स्क्रीन तक पहुँचाने में बहुत सारे रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं। तो इस फ़िल्म की राइटिंग में मैंने इसको कंप्लीटली रिवर्स इंजीनियरिंग की। पहले मैंने रिसोर्सेज़ देखे मेरे क्या-क्या, फिर उसके हिसाब से मैंने उसको कहानी को लिखना शुरू किया और कुछ 1 डेढ़ महीने में हम लोगों ने एक एंथोलॉजी क्रिएट की। सो बेसिकली ये कहानी बेसिकली है कि इट्स ऑल अबाउट कर्मा। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो आप करते हैं वही आपके आपके और जो हमारे क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं गीता से लेकर के और हमारी जितने भी सभ्यता और संस्कृति का एक हिस्सा भी रहा है कि कर्मा की थ्योरी में बहुत लोग बिलीव करते हैं एंड इट बिकम्स अ यूनिवर्सल सब्जेक्ट, तो उसको हमने सोचा कि इस तरह से अडॉप्ट करके और एक कहानी लोकल, जैसे मोदी जी कहते हैं कि लोकल टू ग्लोबल, तो वो हमने एक दिमाग में रखते हुए ये चीज़ को वहाँ तक करने की कोशिश की, इसको उसी तरह से एक ढाँचा, एक स्वरूप दिया और वी नेवर थॉट कि हम लोग नेशनल अवार्ड तक पहुँचेंगे बिकॉज़ इट वाज़ अ प्योर इंटेंट कि चलो एक कोशिश करते हैं। अपने हमारी हमारी जो पूरी क्रू थी इस फ़िल्म में, वो सारे यंगस्टर्स थे, सारे कॉलेज पास आउट थे। वो कोविड के समय उनको डिग्री मिली और उसके बाद उन्हें क्या करना है, दे वर क्लूलेस कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें? तो हमने कहा कि चलो एक ज़रिया होगा कि उनको भी बुलाते हैं, सब साथ में मिलते हैं और कुछ नया क्रिएट करते हैं और इट वाज़ अ मैजिकल यंगस्टर्स के साथ काम करना, इट वाज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। आज इतने सारे शोज़, इतनी सारी जो भी फ़िल्में की है, वो एक्सपीरियंस कुछ अलग था। तो न कहानी बॉटम लाइन यही है कि कहानी मैं जो कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि उसमें कुछ यूनिक हो, कुछ नया हो। आगे भी जो कहानी मैंने लिखी है और जो जिस पर काम चल रहा है, तो जब तक आज के डेट में यही देखते हैं जिस तरह से ऑडियंस भी जागरूक हो गई है, जैसे कोविड के टाइम में लोगों ने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंटेंट थे सबको स्कैन कर लिया घर में बैठ कर के। बिहार और यूपी जैसे जगहों पे लोग जर्मन शोज़ और जर्मन फ़िल्में और अलग-अलग यूरोपियन सिनेमा देख रहे थे और इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं कि आप जब नॉर्मल लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज किस हद तक पहुँच गई है। तो बेसिकली कहानी का जो दायरा है वो बहुत लिमिटेड हो गया है डिजिटल रिवॉल्यूशन के चक्कर में। और उससे ये है कि आपकी कहानी, आप ये नहीं है कि पहले हम कहीं से लेकर के कुछ बना लेते थे और कुछ नहीं। आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, वो जज, ज्यूरी और एग्ज़ीक्यूशनर दो सब हैं और वो आप उससे एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो बीइंग अ फ़िल्म मेकर मुझे लगता है कि हमारी कहानी में एक यूनिक फैक्टर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम जब ₹300 की टिकट खरीद के अब सिनेमा घरों में भी जाएँ,
तो हमें लगे कि कुछ नया देख करके आए हैं, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करके आए। और एक सफल कहानीकार, एक फ़िल्मकार तभी मुझे लगता है कि हो सकते हैं, एक मेरी विचारधारा है कि आप जब 2 घंटे के लिए किसी ऑडियंस को थिएटर में लेकर के जाते हैं और जब वो ऑडियंस अपनी दुनिया भूल करके आपकी दुनिया में बिलीव करने लगती है, तो यू नो इट्स लाइक 2 घंटे के लिए आप एक तरह से भगवान बन जाते हो, एक अलग दुनिया क्रिएट कर देते हो। तो मुझे लगता है जब आप ऐसे काम से जुड़े हुए हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ फ़िल्म मेकर आपको हमेशा कुछ नया रिसर्च करना चाहिए, कुछ नया परोसना चाहिए और ऑडियंस जो भी है, ऑडियंस का ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करते रहना चाहिए। तो अ, यही है मेरा यही कोशिश है और आगे भी यही भूमिका कोशिश रहेगी। हमेशा ज़रूरी होती है, कोई भी क्रिएटिव राइटिंग हो या कोई भी क्रिएटिव पक्ष हो अपना। जी, जब तक मौलिकता नहीं होगी, खारिज होते रहेंगे, बिल्कुल। चाहे वो लेखक हो या आपके जैसे फ़िल्म बनाने वाले हों। आपसे एक और प्रश्न था क्योंकि आपने सीरीज़ भी बहुत सारी बनाई हैं, तो फ़िल्में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी या सीरीज़? क्योंकि हम लोग देखते हैं आजकल कि अब तो 24/7 सीरीज़ चलती रहती हैं, उसके ऊपर काम होता है। मुझे लगता है ये ट्रेंड जो आया 2000 से करीब आया है और डेली सोप्स और ये सारी चीज़ें चालू हो गई थी तब से, क्योंकि उसके जी। पहले जब तक खाली दूरदर्शन था हमारे सामने, तो हुँ, हफ्ते में 1 दिन हम लोग का भी इंतज़ार करते थे और बुनियाद का भी इंतज़ार करते थे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। इंतज़ार वो अलग खत्म दौर हो चुका था और डेली सोप्स आ गए उसके बाद, तो वो जो यू टर्न था, तो जी, कई लोग उसमें डिप्रेशन में भी गए क्योंकि बताते हैं, जैसे मैंने कभी बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखा नहीं है, लेकिन हुँ, जितना सुना उतना पाया कि उनको 24 आवर्स भी काम करना पड़ता है, कई बार 12 आवर्स से ऊपर, मतलब वो काम करते ही रहते हैं, लगातार वहीं रहते हैं 2-2 दिन और काम करते चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ़िल्मों में काम करना थोड़ा ईज़ी है या सीरीज़ में काम करना ईज़ी है? मुझे लगता है कि दोनों के अलग-अलग चैलेंजेज़ हैं। सीरीज़ क्या है कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो जी, इट्स सॉर्ट ऑफ एवरीडे वॉर जहाँ पर आपको 8 बजे डेडलाइन मीट करना है, उस समय आपके आधे घंटे का 22 मिनट का एपिसोड टेलीकास्ट होना है, चाहे जी। दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो पता नहीं आप लोग कभी डेली सोप के एडिट रूम में का कभी एक्सपीरियंस रहा है या नहीं, बट मैं आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि एक सेगमेंट रेडी हो रहा है, रेडी होके जा चुका है, दूसरे सेगमेंट पे काम चल रहा है और वो टेलीकास्ट हो रहा है। सो जी, उसकी जो मैडनेस है ना, तो उसमें बीच में जब तक आपने ऐड देखा, तब तक दूसरा सेगमेंट वहाँ टेलीकास्ट अपलिंक होने के लिए गया है, यू नो और जी, लोग मतलब इट्स अ वॉर रूम काइंड ऑफ सिचुएशन। So it has a different challenges definitely. In terms of content, डेफिनेटली वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि जहाँ कहानी बल्क में कही जाती है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं कैपिटल इन्वॉल्व हो जाता है कि पर एपिसोड कितने पैसे आ रहे हैं और कितने दूर तक हम इसको खींच सकते हैं। तो जब जी। तक ऑडियंस कहती है कि नहीं भाई अब जाइए, अब थक गए हम आप लोग से, तब तक कोई रुकता नहीं है। चाहे 1000 एपिसोड हो, 2000 एपिसोड हो तो चलते हैं और डेली सोप में ये है कि आपको कैरेक्टर से अगर प्यार हो गया, तो फिर ऑडियंस क्या है ना थोड़ी-सी फ़ॉरगिविंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तारक मेहता या कोई और भी जैसे शो हैं, चाहे सास भी कभी बहू थी या वो जो ट्रेंड वहाँ से चला 2000 से वो जब ट्रेंड चला। जब केबीसी ओवर हुआ था पहला सीज़न तभी से ये ट्रेंड शुरू हुआ था। तो ये एक अलग चैलेंज है डेली सोप का। नाउ फ़िल्म मेकिंग इज़ फ्राइडे, सैटरडे, संडे वहाँ पर 3 दिन जो है आपके पास वो सारा ऑडियंस आपको डिसाइड करके बता देती है कि आपका फ्यूचर क्या है। अब जी, यहाँ पर कंटेंट क्या है या तो पहले एक ज़माना था कि कई बार स्टारडम पे फ़िल्म निकल जाती थी। अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, आपका अगर कंटेंट वीक है, तो वो फ़िल्म की कोई लॉन्जेविटी कोई गारंटी नहीं हो सकता। द जी, लेटेस्ट डिवाइस वाज़ बेबी जॉन जिसमें सारे स्टार थे, इतनी बड़ी लैंडिंग कॉस्ट 160 करोड़ की थी।
लेकिन कंटेंट वाज वीक, सो ही कुडंट सर्वाइव। तो जी, ये जो है ये एक अपना अलग चैलेंज है, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। जी, हम लोगों ने कहाँ से शुरू की थी, राजा हरिश्चंद्र 1930, फिर उसके बाद एक 70s का दौर आया जो बच्चन साहब, और फिर उसके बाद राजेश खन्ना और ये सब, फिर उसके बाद अभी हम लोग एक शाहरुख खान के दौर में आए। तो हर बार वहाँ एक नए चैलेंजर, नई डेफिनेशन चेंज होती रहती है कि हर एक स्टार जो है, वो स्टार तभी बनता है जब उसकी कंटेंट में दम हो, और उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है, स्टार की सस्टेनेबिलिटी जो है, वो कंटेंट ही डिसाइड करती है। क्योंकि एक एक जंजीर, फॉर एग्जांपल 1973, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, वो आई, बच्चन साहब 69 67 या 69 से ट्राई कर रहे थे, 4 साल, शायद 4 साल था, हाँ, 4 साल से उनका कुछ कोई फिल्म नहीं चल रही थी, बट एक जंजीर ने, एक अच्छे कंटेंट ने उनको स्टार बना दिया। फिर उसके बाद तो दौर चला उनका, एक वो था। तो ये है कि कंटेंट जब तक रहेगा तब तक ही कंटेंट, जैसे वो पुरानी कहावत है, कंटेंट इज द किंग एंड इट विल रिमेन द किंग। इसमें सच, कांस्टेंट इवोल्यूशन की जरूरत है। मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग में की स्टोरी टेलिंग में एक कांस्टेंट इवोल्यूशन है, कंटेम्पररी जो ऑडियंस की डिमांड है, उनकी जो माइंड सेट है, उन सबको समझ करके, तो दोनों अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, और हुँ, वो समय के साथ बदलता रहता है। बिल्कुल जैसे जादूगर और खुदा गवाह आने के बाद उनको बिल्कुल। डायरेक्ट कौन बनेगा करोड़पति आना पड़ा, तब वो उठ पाए हैं हाँ, उसके कौन बाद। बनेगा करोड़पति, मोहब्बतें, ये सब से उनका रिवाइवल हुआ है बेसिकली, बिल्कुल, यू नो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो सच बात है, और आपका भी यू टर्न ऐसा रहा कि यूपीएससी से डायरेक्ट फ़िल्म मेकिंग में आ गए। हाँ, मतलब 3 बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, नहीं तो अभी आज, इनफैक्ट आज आर्मी डे है, कहीं मैं परेड में होता है यहाँ पे। आपके पास वापस आऊँगी मैं। और एनिमल की, तो एक बड़ा ही, एक डबल एज सोर्ड होता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, कि आप ना एक तो प्रोजेक्ट बनाते हो, यहाँ पर कंटेंट सबसे बाद में आता है। पहले प्रोजेक्ट क्रिएट होता है कि अच्छा हीरो कौन है, ठीक है, उसके बाद हीरो पूछता है कि प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। ये जो कैच 22 सिचुएशन है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और स्पेशली जो क्रिएटर्स हैं, जो राइटर हैं, डायरेक्टर है, उनका ये परपेचुअल स्ट्रगल है, यू नो। हीरो पूछता है प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर पूछता है हीरो कौन है, ये तुम ले आओ। आई एम टेलिंग यू, देयर आर सर्टेन स्टूडियोज विच हैव टोल्ड मी कि आप एक्टर ले आओ, मैं कंटेंट भी नहीं पूछूं, Yes. ठीक है। तो ये सच है। हैप्पी ने बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, एक बेबाकी से कहने वाली जो बातें हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर लोग स्टूडियोज में या जहाँ भी बैठे हुए हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप डायरेक्टली एक्टर तक पहुँचते थे, उनको कहानी अच्छी लगती थी, आप उनको सुनाते थे, वो हाँ ना वहीं हो जाता है। आजकल मैनेजर हैं, टैलेंट एजेंसी है, इतने सारे बाउंड्रीज क्रिएटेड है कि इतना सारा इश्यूज होता है। कमिंग बैक टू एनिमल और क्या कहते हैं, पुष्पा पे, तो पुष्पा जो है बेसिकली रीपैकेजिंग है जंजीर की, ठीक है। वो जो 70s में जो हमने एंग्री यंग मैन जो हमने दिखाया था, वही उसकी रीपैकेजिंग करके हमें वापस परोस दिया गया है। अब हम क्या करें, उसमें गाने अच्छे हैं, एक सीमलेस स्टोरी है जो अडेप्ट की गई है। आप देखेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पुष्पा 2 जो है वो खुद की ही कॉपी है, पुष्पा 1 की कॉपी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पहला होगा कोई डायरेक्टर जिसने अपनी ही फिल्म से कॉपी कर ली, पहली फिल्म से, यू नो। और वो कैरेक्टर क्या है, इतना लार्जर देन लाइफ वो क्रिएट हो गया, चाहे क्रिकेट मैदान में लोग ऐसे कर रहे हैं, या कहीं भी कुछ कर रहे हैं, ये एक फिनोमेना हो गया। तो लोगों के अंदर ये एक थोड़ा सा क्रेज क्रिएट हो गया उसका, जिसके वजह से सेकंड चली है। पहली जो थी, एक सीमलेस स्टोरी थी, चलो आप गए फ्राइडे सैटरडे संडे कभी गए, देख करके चले आए, यू फॉरगेट अबाउट द फिल्म। वो एक वीकेंड, वो कहते हैं ना, टूर था एक तरह से,
आप गए देख करके चले आए, आपने कुछ याद नहीं रखा, बिकॉज आपने इसकी पुरानी पैकेजिंग देख ली है, नई पैकेजिंग देखी है, तो इट्स लाइक अ रिकलेक्शन ऑफ दैट एंग्री यंग मैन कि मैं जो कहूंगा वही होगा। और उसके वो बच्चन साहब का था ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू वहीं होती से है। लाइन शुरू हो तो जाती है। तो वो वही है कि झुकेगा नहीं साला, वो वही है, मोरलेस उसी का एक वर्जन है। एनिमल अगर आप देखें, एनिमल की बात कर रहे हैं, तो पहली बात मुझे तो लगता है वो बंदा खुद ही कह रहा है कि मैं फिल्म का नाम एनिमल है, ठीक है, जानवर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसमें अगर आप फिल्म देखेंगे, और बीइंग ए फिल्म स्टूडेंट मैं उसमें देखता हूँ, मुझे उसमें 25 फिल्में जो ऑलरेडी आ चुकी हैं उसके चेरी पिकिंग है। ओल्ड बॉयज से कुछ उठा लिया है, कुछ गॉडफादर से उठा लिया है, कुछ इससे उठा लिया है, और बाद मैड मैक्स से उठा लिया है। बाद में उसे पता ही नहीं चला, मुझे लगता है कि पता ही नहीं चला कि ये इस तरह की फिल्म बन गई है। सो इट्स जस्ट अ एक एक बन चुका है कुछ उसमें। और उसमें डेफिनेटली मिसोजिनी को थोड़ा सा वो किया गया, विच इज कम्प्लीटली, कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजें जो हैं एक सर्टेन बाउंड्रीज तो चाहिए, लेकिन हिंदी सिनेमा और उसका जो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटलिज्म, उसमें ना, आज हम साहित्यकार के ऊपर फिल्मों की बात कर रहे थे, एक मंटो पे फिल्म बनी थी जिसमें नवाजुद्दीन थे, ठीक है, वो आई और चली गई, लोगों को पता भी नहीं चला। तो वो सब फिल्में जब उनका जब प्रोजेक्ट जब पेपर पे जब बजट और ये सब सारी चीजें और उसका आरओआई जब क्रिएट होता है, तो लोगों को पता चलता है कि ये कॉमर्शियली वायबल नहीं है। दैट्स वाई जो आपका सवाल है ना कि इस तरह की फिल्में फिल्में तो बहुत अच्छी है डेफिनेटली, लेकिन ये सब सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह की फिल्में इसलिए नहीं बनती है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो वाइबल नहीं होता है। ये जो आर्ट है ना, आर्ट और कैपिटलिज्म, इसका जो द्वंद्व हो रहा है, सबसे बड़ा आर्ट मार खाता है वहीं पर। आज अगर आप देखें हमारा इवोल्यूशन, राजा हरिश्चंद्र से हमने शुरू किया था, ठीक है, साइलेंट फिल्म, आज तक राजा हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादी, सच, ठीक है, एक हमने बड़ा अच्छा बुनियाद क्रिएट किया कि कहानी जो है वो सच्चाई और सच को प्रोजेक्ट करने वाली होनी चाहिए। उससे लेकर के हम 1955 में पाथेर पंचाली और इस तरह की फिल्में से होते हुए 70s में एक सलीम जावेद का एक दौर था, वो भी बहुत सारे एडेप्टेशन थे, लेकिन एक अच्छा एडेप्टेशन था, चाहे दीवार हो। 75 अपने आप में आई थिंक सिनेमा के हिस्ट्री में बहुत ही लेजेंडरी ईयर था, मिली से लेकर के और चुपके चुपके से लेकर के और शोले से लेकर के, और बहुत सारी फिल्में उस साल आई थी, तो जी। वहां से इवॉल्व उस समय होकर आर्ट आर्ट फिल्म्स भी आती थी और वो भी काफ़ी चलती थी। बिल्कुल अर्थ कितनी चली। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें। आज आप और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले डेमोक्रेसी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में। जहाँ जी। पर क्या है ना कि पहले अगर ज़माने पहले की बात करें तो सारे बाहर से आए हुए थे, सलीम जावेद हों या साहिर लुधियानवी जी हों या कोई भी हो इस तरह के, आप उस समय के लिरिक्स की, कहानी की क्वालिटी आप देखें तो इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन टैलेंट rather than any पर्सनल कनेक्शन और लॉबी और whatever, जो आज हमारे यहाँ प्रैक्टिस में है, ठीक है। तो मुझे लगता है जब तक ये डेमोक्रेसी नहीं होगी, किसी ने मुझे बोला कि यार तुम्हारा जो इंडस्ट्री है ना, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है मेरा दोस्त है, बोला था तुम्हारा ऐसा इंडस्ट्री है जो जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो तुम लोग उसी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, वो है कहानी, ठीक है। सच बात। ट्रू। तो सच बात। यस, मुझे ये लगता है सच्चाई है। ये इतनी बड़ी विडंबना है हमारे लिए, और उसका खामियाजा हम हर जगह भुगत रहे हैं। आज जो पिछले कुछ सालों में ऑडियंस जब जागरूक हुई है और जब ओपनली सब कुछ देख रही है यहाँ पर, क्योंकि दुनिया छोटी हो गई है, जैसे बोला कि डिजिटल रिवॉल्यूशन से, कि भाई आप वहां से उठा करके कुछ यहाँ दे दोगे तो ऑडियंस देख चुकी है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन उनके पास भी है, अमेजोन का सब है, आप यहाँ से कहीं से चेरी पिकिंग करके, ठीक है, आप
इन टर्म्स ऑफ आप देखें तो ऑडियंस हमारी फॉरगिविंग है कि कई बार बहुत एवरेज फिल्म है लेकिन थोड़ी अच्छी से कही गई है तो कहते हैं कि चलो ये चल गई। सच बात। वो पुष्पा पुष्पा जो पार्ट 2 है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि चलो ठीक है, फॉरगिविंग है, चला दिया, ठीक है, चली गई, चलो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए चले गए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ हमें हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, अपने प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और डेफिनेटली हम लोग जो है इन सब पॉइंट्स को, ये जो बहुत बेसिक चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब हम कहानी कहते हैं कि हम नया क्या ला रहे हैं। कोई भी, जैसे बात हो रही थी कि डायरेक्टर या कोई भी जो कहानी लिखी गई है उससे छेड़छाड़ ना करे, कई बार ऐसा होता है। और इसीलिए आप देखेंगे जो डायरेक्टर और राइटर अगर सेम है तो कई बार वो कहानी बहुत अच्छा बन के आती है क्योंकि उसके साथ एक सर्टेन विजन है, यू नो। तो ये सब एक जो प्रैक्टिस है ये, बिकॉज ये एक तरह से गंगोत्री है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स। सिनेमा फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट वन आर्ट, राइटिंग से लेकर के सिनेमेटोग्राफी से लेके डायरेक्शन से लेकर के आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन, 50 चीजों को उसका एक एमालगमेशन है और उसकी एक परफेक्ट रेसिपी आपको ऑडियंस तक पहुंचानी होगी। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आप, मैं बताऊं कि जब हम लोग बाहर की फिल्म, सत्यजीत रे से लेकर के मैं तो कोई फिल्म स्कूल से हूं नहीं, तो मैंने देख देख कर पढ़ पढ़ के ही सीखा है। वहां पर एक क्रेडिट में भी जो अगर एक सर्टेन फॉन्ट यूज किया जाता है तो वो फिल्म के थीम से मैच करता हुआ होता है कि अगर वो हॉरर है तो उस तरह का होगा, उसका एक टेक्स्ट होगा। तो कहीं ना कहीं उस छोटे से, हम तो नॉर्मल एक कुरियर टाइम्स रोमन में भी डाल के भेज सकते हैं, लेकिन उस पर भी एक सर्टेन ध्यान दिया जाता है सो दैट कि ऑडियंस का फोकस ना हर चीज में, उस थीम में, आप उस कहानी में घुसे तो टिल द टाइम वो पूरी फिल्म खत्म होती है तब तक आप वहाँ वो लिंगर करे थॉट्स आपका। तो हर छोटी छोटी, गॉड लाइक इन डिटेल्स एंड सो एज फिल्म मेकर्स, मुझे लगता है। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर तरह से, प्रोड्यूसर से ले करके और जो लेखक है, जो कहानीकार है, जो निर्देशक है, वो सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में रह के उठानी चाहिए और तभी ये चेंज आ सकते हैं। और डेफिनेटली उसमें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तड़का तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अदरवाइज इट्स गोइंग हेवाय, कोई भी कुछ बना रहा है इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। जी, तो जी।